और आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इंडिया 360 में आपके लिए क्या होने वाला है खास, कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेगा हमारा फोकस। तो सबसे पहले आज एक बार फिर से कनाडा की कहानी आपको दिखाएंगे। कनाडा को ट्रूडो आखिर क्यों पसंद नहीं, क्यों वहां की जनता नकार रही है ट्रूडो को, इस बात का करेंगे विश्लेषण। दूसरी खबर होगी एशियन गेम्स में चीन का डर्टी गेम, बताएंगे आखिर हमारे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का गेम क्यों खेल रहा है चीन एशियन गेम के दौरान। इसके बाद बात होगी बिल पास, विपक्ष के सवाल अभी बाकी, आरक्षण के भीतर आरक्षण पर अभी विपक्ष के सवाल बाकी, उनका भी विश्लेषण। इसके अलावा भारतीय बॉन्ड, जो भरोसा स्ट्रांग हुआ है भारतीय बॉन्ड्स पर, उसका करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जेपी मॉर्गन में भारतीय बॉन्ड की एंट्री का पूरा विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आएंगे। और साथ ही साथ बात होगी खुशियों के रेट कार्ड की, क्या दुनिया में खरीदी जा सकती हैं खुशियां, इससे जुड़ी हुई एक दिलचस्प रिपोर्ट का विश्लेषण। और आखिर में काशी का शिवमय स्टेडियम भी आपको दिखाएंगे। और शुरुआत कनाडा को भारत की दो टूक से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप भारत पर लगाए, क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है? 100 घंटे से एक के बाद एक ट्रूडो जो बयान दे रहे हैं, उसके पीछे क्या शी जिनपिंग का इशारा है? हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और यह खुलासा कहीं और नहीं बल्कि कनाडा के ही एक पत्रकार ने किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ट्रूडो का बयान चीन और कनाडा की राजनीतिक सांठगांठ का ही नतीजा है। भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले ट्रूडो पर घर में ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। कनाडा में ही उनके देश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो का बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। पत्रकार डैनियल बोर्डमैन के खुलासे से साफ है कि कनाडा में चुनाव के दौरान ट्रूडो को चीन से हर तरह की मदद मिली। चुनावी कैंपेन चलाने और फंडिंग देने में भी चीन लगातार ट्रूडो की मदद करता रहा। तो क्या पिछले 100 घंटे से ट्रूडो वही बयान दे रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ट्रूडो चुनावों में मिली चीनी मदद का भारत विरोध के जरिए एहसान चुका रहे हैं? कनाडा से आए बयान और जानकारी से साफ है कि ट्रूडो की पार्टी और चीनी सरकार के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं। तो क्या आगे भी ये मदद बरकरार रहे, इसके लिए ट्रूडो भारत विरोध करके चीन का एहसान उतार रहे हैं? ट्रूडो एक तरफ भारत पर लगातार आरोप लगाते हैं, कनाडा में मजबूत स्वतंत्र न्याय प्रणाली के साथ विचारों की पारदर्शिता का दावा करते हैं, पर चीन से अपने सीक्रेट संबंधों को लेकर कभी पक्ष साफ नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते खतरे में पड़ गए। ये चीन के लिए कनाडा में अपनी पहुंच को मजबूत करने का मौका है। कनाडा की मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे विवाद में फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 5 दिनों में 3 बयान चीन को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं? कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर आज तक कनाडा में चर्चा नहीं हुई, और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित थी, लेकिन ये कभी भी कनाडा में मुद्दा नहीं बना। दरअसल इसके पीछे चीन के साथ जस्टिन ट्रूडो की दोस्ती और इसके पीछे पाकिस्तान का जो शय है, इसी के आधार पर पाकिस्तान को कनाडा में भी डिस्काउंट मिलता रहा है। दरअसल यही वजह है कि इस पूरी कवायद के दौरान कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के विरोधियों के इशारे पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ताकि जो उनके सीक्रेट संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और भारत के साथ तनाव के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा से बुरी खबर आई है। शायद ट्रूडो ये सोचते थे कि भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा में उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। कनाडा में हुए एक ताजा सर्वे के मुताबिक वहां के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे को 40% लोगों ने पीएम पद के लिए सबसे योग्य माना है। यानी 2025 में कनाडा चुनाव के बाद ट्रूडो की जगह उनके प्रतिद्वंदी को लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा पसंद किया है, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोगों ने ही
पीएम पद के लिए सुयोग्य माना है। यानी भारत पर आरोप लगाने के बाद लोकप्रियता के मामले में ट्रूडो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी से पिछड़ते जा रहे हैं। देश में उनकी लोकप्रियता घट रही है। इसके अलावा कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह को और भी कम लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 22% लोग। कनाडा में रिसर्च और सर्वे से जुड़ी कंपनी IPSOS ने यह सर्वे जारी किया है। जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा ज्यादा है क्योंकि 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। और भारत का कड़ा रुख और कनाडा के नए सर्वे का नतीजा देखकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया बदल गया है, तेवर ढीले पड़ रहे हैं। उनको वही दिख रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों ने उन्हें समझाया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रूडो के बयानों में कितना बदलाव आया। कनाडा के दोस्तों ने ट्रूडो को क्या समझाया, अमेरिका से आई इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रूडो ने पहले कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बिना सबूतों के आरोप लगाए, फिर दुनिया के बड़े देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, पर ट्रूडो को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। यानी डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा में ट्रूडो फेल हो चुके हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के करीब 3 महीने बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया और भारत को घेरने की कोशिश की, पर उनका ये दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि ट्रूडो अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कनाडा के पीएम सरेंडर वाले मोड में हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रूडो अब तक कोई सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन अपना पलड़ा भारी करने के लिए दुनिया के कई लीडर्स की चौखट पर जरूर हाजिरी लगाई। सहयोगी देशों के रुख के बाद ट्रूडो की मायूसी साफ दिख रही है और इसका सबूत न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देने से पहले उनकी 4 सेकंड की खामोशी ने दे दिया। ट्रूडो के हाव भाव से साफ है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने संसद में भारत के खिलाफ बातें की थी, वो सब निराशा में बदल गया है, क्योंकि ट्रूडो जिन देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे उनमें से किसी ने भी भाव नहीं दिया और अमेरिका ने तो ट्रूडो समेत पूरी दुनिया को 2 टूक शब्दों में भारत की अहमियत बता दी। Now, India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. अमेरिका का रुख बताता है कि भारत को लेकर बिना तथ्यों के कही गई बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये भी साफ है कि दुनिया में भारत को लेकर आज क्या सोच है, पर भारत का महत्व समझने में ट्रूडो से बड़ी भूल हो चुकी है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। चीन के हांगझोउ में कल यानी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स का आयोजन होना है। इसके लिए कई टीमें पहले ही रवाना हो चुकी हैं और इस बीच खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 सदस्यीय वुशु दल में से 3 खिलाड़ियों को नई दिल्ली में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारण, उन्हें यात्रा प्रमाण पत्र नहीं मिला, जबकि टीम के दूसरे खिलाड़ी हांगझोउ पहुंच चुके हैं। जिन 3 महिला एथलीट्स को चीन से ट्रैवल की क्लियरेंस नहीं मिली, वे तीनों ही अरुणाचल प्रदेश से हैं। चीन की इस हरकत के विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना बीजिंग दौरा रद्द कर दिया है। तो ये आखिर कर क्यों रहा है चीन? ये पूरा मामला क्या है? चीन के हांगझोउ से हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त चीन के उस हैंगजाओ शहर में मौजूद हैं जहां पर एशियन गेम्स की शुरुआत होने वाली है, यानी वो गेम जिसमें 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 45 देशों के लोग आए हुए हैं, खिलाड़ी आए हुए हैं, मीडिया आई हुई है, लेकिन चीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि किस तरह उसकी जो कायराना हरकत है उससे वो बाज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका नमूना इसने एक बार फिर दिया है, जबकि भारत की 3 बेटियों को जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती थी उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाया गया। उनको जो वैलिड एक्रेडिटेशन या वीज़ा के तौर पर जो कागजात चाहिए थे वो नहीं दिए गए। मैं इस वक्त हैंगजाओ में हूँ और आप देखिए मेरे पीछे हैंगजाओ में आपको हिंदी ज़रूर लिखी हुई दिख रही होगी, हैंगजाओ में आपका स्वागत है, हैंगजाओ में स्वागत है, गुजराती में दिख रही होगी। लेकिन ऐसा दिल जो है वो यहाँ पर चीन ने दिखाया नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन गेम्स के स्पिरिट में कहा जाता है, खेलों में कहा जाता है कि स्पिरिट नहीं दिखाई। कहीं से भी जो खिलाड़ी का हक था, जो कि क्वालिफाई करके आ रहा
गया था, जो कि एशियन गेम्स या किसी भी ऐसे खेलों की नींव होती है खेल भावना, उसको दूर रखते हुए 3 खिलाड़ियों का, जिसके साथ उन्होंने पहले भी ये किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जहाँ पर कि उन 3 खिलाड़ियों को, अरुणाचल की इन 3 खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा दिया गया था और जिसके विरोध में भारत ने बाद में अपने पूरी की पूरी टीम वापस बुला ली थी। लेकिन इस बार एशियन गेम्स ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जहाँ चाइना में हो रहा है, जहाँ उन्होंने इतना खर्च किया है, एक बड़ा भव्य एथलीट विलेज बनाया है, मीडिया विलेज बनाया है, भव्य स्टेडियम बनाए हैं, लेकिन दिल चीन का कितना निकला, थोड़ा सा निकला, और जिसमें 3 बेटियों को यहाँ पर आने से रोक दिया गया। वजह जो ये दी गई कि कई कागजात उनके पूरे नहीं हैं, कोई तकनीकी खराबी की वजह से वो कागजात डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस तकरीबन 1 महीने पहले पूरी कर ली गई थी। जबकि जितने भी खिलाड़ी या ऑफिशियल जिन्होंने यहाँ पर एशियन गेम्स के लिए आना था, उनके कार्ड और उनके कागज़ पहले ही बन चुके थे, लेकिन सिर्फ उन 3 खिलाड़ियों के रास्ते में ही क्यों रोड़ा अटकाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। वही अरुणाचल जिस पर चीन बार बार अपनी बुरी नज़र डालता है, वही अरुणाचल जिसको लेकर बार बार भारत कहता रहा है कि वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और एक बार फिर उसने वही ये हरकत करके दिखाई है, जिसका खामियाजा भारत की 3 बेटियों को भुगतना पड़ रहा है, जो उनका बड़ा सपना था, जिस पर पूरा अरुणाचल गर्व कर रहा था कि वो एशियन गेम्स में आकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, लेकिन उसके रास्ते में इस तरीके से रोड़ा अटकाकर खेल भावना को किस तरीके से खेला है चीन ने, इसका परिचय एक बार फिर से दिया है। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, हैंगजाओ, चीन। और भारत सरकार का भी इस पर बयान आया है। चीन का ये कदम गैर कानूनी बताया है भारत ने, और चीन की हरकत से अरुणाचल का स्टेटस नहीं बदलेगा, ये साफ संदेश दिया है। भारत देश एकजुट है इसमें, और सबको कहना चाहिए कि चाइना का ऐसे जो कदम जो उठाया है, इसका हम कड़ी विरोध करते ही है, और भविष्य में इसका जवाब भी भारत सरकार सही समय में देगा। हालांकि इस बीच ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन वेई जियोंग ने इससे इनकार किया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को वीजा दिया गया है, लेकिन खिलाड़ियों ने वीजा स्वीकार ही नहीं किया। That means the embassy from our embassy from me, they gave them visa. They can enter in China, but unfortunately, these athletes didn't accept this visa. और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? फिल्मों में अक्सर इस तरह के डायलॉग आपने सुने होंगे और अक्सर इसका जवाब ना में ही सुना होगा। दशकों से दुनिया भर के फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट इसी सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल रिसर्च कंपनी एस मनी ने खुशी की कीमत को लेकर एक स्टडी की, और यह स्टडी बताती है कि खुशियों का भी मोल होता है, लेकिन कितना और किस देश में कितना, देखिए इस रिपोर्ट में। खुशियों की कीमत का पता आखिर चल चुका है। पैसों के दम पर खुशियां नहीं मिल सकती, इस बात को झुठलाने वाली रिपोर्ट अब सबके सामने है। रिपोर्ट जारी की है एस मनी ने। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट तैयार कैसे हुई। यह रिपोर्ट दरअसल 173 देशों की स्टडी के आधार पर तय की गई है। दरअसल अमेरिका में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक साइंटिफिक स्टडी की थी, और इसमें $1,70,000 को खुशियों का पैमाना माना गया था। एस मनी ने ये डेटा और वर्ल्ड गैलप पोल का डेटा मिलाकर ताजा स्टडी के नतीजे जारी किए, और इसके नतीजे काफी दिलचस्प हैं। इस स्टडी में जिंदगी गुजारने की लागत के आधार पर खुश रहने की कीमत का अनुमान लगाया गया है। साल भर में कितने रुपए से आपको खुशियां मिल सकती हैं, इस स्टडी में यही बताया गया है। और आइए जानते हैं कि आखिर अलग अलग देशों में खुशियों की कीमत क्या है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान में खुशियां सबसे महंगी हैं, और यहाँ खुश रहने के लिए आपको $2,39,700 की जरूरत होगी, यानी रुपए में ये कीमत करीब 2 करोड़ हुई। यमन में ये कीमत है $1,72,140 सालाना। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पिछड़े हुए देशों में ही खुशियां महंगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी है, और $1,17,724 सालाना की कीमत के साथ चौथे नंबर पर नॉर्वे भी।
स्विट्जरलैंड में भी खुश रहना महंगा है और यहाँ खुशी की कीमत है $1,15,745। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 6 बार से टॉप फिनलैंड में भी खुश रहने के लिए आपको $94,177 की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में खुशियों की कीमत क्या है, तो रिपोर्ट कहती है कि भारत में खुशहाल जिंदगी जीने के लिए 20,000 के आसपास डॉलर यानी कि औसतन 17 लाख रुपए सालाना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप मनचाही खुशी नहीं पा सकते। पड़ोसियों से तुलना करें तो श्रीलंका में खुशी की कीमत $20,282 और बांग्लादेश में $20,774 है। यानी भारत के मुकाबले श्रीलंका और बांग्लादेश में खुशी की कीमत ज्यादा है। अमेरिका में खुशी की कीमत है 87 लाख रुपए सालाना। अफ्रीका के सिएरा लियोन में खुशी सबसे सस्ती है। सिएरा लियोन में 7 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले लोग भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पैसा और खुशी, इनके संबंधों पर थोड़ा सा और विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये विषय है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जानी मानी मनोवैज्ञानिक प्रगति सुरेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेहता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बहुत कोशिशें हुई हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स आई हैं, उसका हम आगे जिक्र भी करेंगे। जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सब हम थोड़ा सा विस्तार से अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो कीमत तय करने की कोशिश की गई है खुशियों की, इस पर आपका विश्लेषण। बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि पैसा जरूरी है जीने के लिए, खुशी के लिए, बट किसी चीज को हम पैसे से तोल पाए ऐसा नहीं। अब ये किन लोगों पे इन्होंने रिसर्च की, क्या अपर स्टेटस पे किया, मिडिल क्लास पे किया, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे किया, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। किन चीजों को पैमाना लिया गया कि खुशी के लिए हमें फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए तो कौन सा चाहिए, ये कहीं पर भी अभी क्लियर नहीं है। फिर भी पैसा एक जरूरी अहम चीज है खुशी के लिए, बट सिर्फ पैसे पे ही निर्भर करेगा ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मतलब ठीक नहीं है जो कहेंगे। एब्सोल्युटली। और कुछ जो आप कह रहे हैं बात, उसी को बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट भी सजेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली यही बात कि पैसा सब कुछ नहीं है। एक हद तक तो आप पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन ओपनिंग रिमार्क प्रगति जी का भी ले लेते हैं। प्रगति जी, आप कैसे एनालाइज करेंगी, क्या वाकई में पैसा खुशियों को खरीद सकता है? देखिए, ये हम सब जानते हैं, भूख लगती है तो हम दाल चावल ही खाते हैं, पैसा नहीं खा सकते हैं। किंग मिडास की स्टोरी है, गोल्ड बार्स भी रहे तो हम नहीं खा सकते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कामन, जो इकोनॉमिक्स के भी काफी कुछ बोलते हैं हमें, उन्होंने दिखाया है कि एक लेवल तक पैसा हमें खुशी देती है, लेकिन उसके बाद खुशी जो है वो फ्लैटन आउट हो जाती है जो पैसे से आती है। तो पैसे की अहमियत है, पैसे एक नेसेसिटी है, लेकिन पैसा हाथ में जरूरी है, दिमाग पे नहीं हावी होना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को लगता है कि हाथ में पैसा है तो अपने तेवर गरम कर सकते हैं, सब कुछ पैसे से आ सकती है। आज हम लोग भी जानते हैं ये चीज सही नहीं है। डिप्रेशन होता है, केवल गरीबों को नहीं होता या मिडिल क्लास को नहीं होता, इनफैक्ट जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनके पास ही होता है। तो मेरे हिसाब से पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। Absolutely. कई चीजें खुशी की हमें जरूर मिल सकती है, बट ये कहना कि खुशी पैसे से आएगी शायद क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स में उतरूं आगे। मैं डॉक्टर मेहता आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास जो मानसिक विकारों से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं, वो पैसे वाले ज्यादा होते हैं सर, या वो कम पैसे वाले होते हैं? जरा ये बताइए, कम आय वाले, मध्यम आय वाले, या फिर उच्च आय वाले? देखिए, अगर हम इसको पैसे की उससे तोलेंगे तो जब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो सारे कम आय वाले थे। अब जिस हॉस्पिटल में बैठा हूं तो उस हॉस्पिटल को पहले ही देखकर वो ही तबके वाले लोग आएंगे, तो उसको हम एक पैमाना नहीं मान सकते। एक्चुअली जो स्टडीज होती हैं ये सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर रही हैं। अब दूसरी स्टडी ये कहती है कि दोस्तों के साथ बैठोगे, परिवार के साथ बैठोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर आप मेरे से वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस पैमाने के ऊपर हम हैप्पीनेस को नहीं तोल सकते। मेरे पास हर आय वर्ग के लोग आते हैं।
पर क्योंकि जैसे मैं गंगाराम में बैठा हूं तो पहले ही लोग ये सोचते हैं कि वहां पर फीस ज्यादा लगेगी, तो वहां पर दूसरी आय वाले मतलब ज्यादा आय वाले लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा, बिल्कुल क्विकली। एक तरफ से हम ये भी कहते हैं हाँ। कि मनी इज अ ग्रेट स्लेव बट अ बैड मास्टर। ये तो जब मनी मास्टर बन जाता है और उसके लिए इनर्शिया होता है, तो जैसा अभी मेरे मिसेस सुरेखा ने कहा कि वहां पर तकलीफें ज्यादा मिलने शुरू हो जाती। एब्सोल्युटली। प्रगति जी, क्या आपको लगता है कि जो कम आय वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या जैसा 17 लाख भारत में कहा गया है कि साहब आपको खुशियां चाहिए तो 17 लाख रुपए की आय आपकी होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि ये 17 लाख के नीचे जितने लोग कमा रहे हैं वो कम खुश हैं, या 17 से ज्यादा कमाने वाले बहुत ज्यादा खुश हैं? नोटेड हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम पटेल, उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली जिनके पास कम पैसे हैं, कई बार उनकी वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेसर्स कम होती है, इन द सेंस कि वो उनमें रेजिलियंस ज्यादा होती है, उनमें मनोशक्ति ज्यादा रहती है। तो बहुत सारे रिसर्च ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कई बार थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस सोच से ही हम डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं और अपनी खुशियों को अपने आंगन में समेट सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा मनोविज्ञान और दर्शन के मैदान में कूदते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर के दर्शन पैसों और खुशी का संबंध क्या बता रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या खुशियां खरीदी जा सकती हैं, और ये अपने आप में काफी गहरा सवाल है। पैसे का अपना एक दर्शन, एक मनोविज्ञान है, और ये काफी जटिल और बहस का मुद्दा है। तमाम दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। आइए जरा इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और दर्शन की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, पैसा खुशी दे सकता है, लेकिन हर खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। ये बात आपने सुनी भी होगी, उसको प्रूव भी किया है बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने। वैसे भी ये बहस आज की नहीं है, सदियों से इस पर बहस चल रही है। भारतीय दर्शन में भी जो बात कही गई है, सुखार्थ सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्त्या, उसका जिक्र है। यानी कि सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। आप कुछ भी करें वो सुख के लिए ही होती है, लेकिन बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। धर्म का मतलब जो आप काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, वो धर्म है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सुख आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी कमा लीजिए। यानी भारतीय दर्शन ईमानदारी से अर्जित धन ही खुशी देता है, इस बात पर विश्वास करता है। अब कुछ दूसरे विचारों को भी देख लेते हैं। इसमें सुखवाद यानी कि हिडोनिज्म है। ये स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है, इसके मुताबिक खुशी मुख्य रूप से आनंद और दर्द की अनुपस्थिति से पैदा होती है। यानी कि जहां पर आनंद और दर्द, जहां पर आनंद हो और दर्द की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ पेन हो, वहां पर खुशी आ जाती है। तो यानी कि पैसा उस हद तक खुशियां खरीद सकता है जहां तक ये किसी इच्छाओं को पूरा करने और जीवन के सुखों का आनंद देने का साधन बनता हो। यह है दूसरी थ्योरी। इसके अलावा अगर आप पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का एनालिसिस देखेंगे तो हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हमने निकाल के आपके लिए रिसर्च लाई है कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का तर्क यह है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और अतिरिक्त डॉलर या पैसे कमाने लगते हैं, तो उससे मिलने वाली अतिरिक्त खुशी कम होती जाती है, उनका संबंध कम होता रहता है। यानी शुरू में बुनियादी जरूरतों के लिए खुशियां पैसा जरूर देता है, लेकिन संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ पैसों का खुशियों पर प्रभाव कम पड़ने लगता है। एक और मनोवैज्ञानिक तर्क जो है, वो थ्योरी जो है, वो है एडेप्टेशन और हेडोनिक ट्रेडमिल की थ्योरी है। इसका जिक्र बार बार आता है। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत आय में बढ़ोतरी से खुशी में शुरुआत में जरूर इजाफा होता है, लेकिन बाद में इंसान बुनियादी चीजों की ओर लौटने लगता है। यानी खुशी पर पैसे का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सीमित होता है। और एक और आखिरी जो मनोवैज्ञानिकों का तर्क है, वो रिलेटिव इनकम को लेकर है। यानी आप जितनी भी पैसा कमा लें वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये मसला एब्सोल्यूट इनकम का नहीं है बल्कि रिलेटिव इनकम का है। यानी कि आप हमेशा अपने पैसे की तुलना दूसरों से करते रहेंगे, लोग अपनी आय और जीवन शैली की तुलना दूसरों से करते रहेंगे और इसका असर उनकी खुशियों पर पड़ता रहेगा। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसको लेकर एक बार फिर से हमारे डॉक्टर्स के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर क्या नजरिया है। डॉक्टर मेहता, आपका क्या नजरिया है? ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, सारा कुछ आपने समराइज कर दिया है। अब बात यह कि पैसा जरूरी है जीने के लिए, पर आप सिर्फ पैसे के लिए ही जीना शुरू कर दो, वहां पर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है।
जैसे अभी कहा ना कि मनी इज अ ग्रेट स्लेव बट अ बैड मास्टर, जो आप हिडनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यही आता है कि इंसान सिर्फ 2 चीजों के लिए काम करता है, या तो अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए या अपना पेन कम करने के लिए। पर अगर आपका सिर्फ एक ही ध्यान जाए कि पैसा पैसा पैसा, तो खाने के अंदर अगर सिर्फ नमक होगा तो क्या वो खाना पसंद आएगा? तो सारे मसाले जरूरी हैं। तो इसी तरह से एक बेसिक लेवल के लिए कि बिल्कुल। आपकी जीवन शैली अच्छी चलती रहे, जिस जीवन शैली से आप बैकग्राउंड से आए हैं वो चलता रहे, आपका एजुकेशन और आपका हेल्थ प्रॉपर ख्याल Absolutely, रखा जाए और बिल्कुल। उसके लिए आपकी सेविंग हो। Absolutely. उसके बाद उससे अधिक पैसे असली के खुशी, लिए जो एब्सोल्यूट दौड़ है, टर्म्स में खुशी वो का मतलब ही हमेशा यही है। दुख एब्सोल्युटली। पैदा प्रगति, प्रगति जी, संक्षेप में आपका रिएक्शन मेरे पैसे के हिसाब अलावा। से जब हम मीनिंग रखते हैं अपने काम पे, एक सेंस ऑफ पर्पस और अचीवमेंट, तो ऑटोमेटिकली खुशी आती ही है। पैसा का एक लिमिट है, बट अगर एक सेंस ऑफ मीनिंग हो वही जरूरी है। कवर स्टोरी में बात कर रहे थे खुशियों और पैसे के संबंध की, और सवाल ये उठता है कि खुशी का मतलब सिर्फ अगर पैसे से है तो फिर कितने पैसे? इसका जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता इजरायली अमेरिकी लेखक और मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री डैनियल कॉनमैन ने दिया, जिन्होंने निर्णय और निर्णय लेने के मनोविज्ञान पर जबरदस्त काम किया। डैनियल कॉनमैन ने सबसे पहले उस परिवर्तन बिंदु को, यानी टर्निंग पॉइंट को दुनिया के सामने रखा था जहां खुशी के लिए एक्स्ट्रा इनकम के मायने कम होने लगते हैं। 2008 में उनकी ये थ्योरी अमेरिका के संदर्भ में आई थी और उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये परिवर्तन बिंदु 75,000 अमेरिकी डॉलर था, यानी कि जिंदगी में पैसा आएगा लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप खुशियां ढूंढ रहे हैं तो। इसके बाद जो चीज मायने रखेगी वो आपकी हेल्थ है, आपका लीजर टाइम है, आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप है, क्वालिटी ऑफ रिलेशन है और सबसे ऊपर आपकी फैमिली। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और पैसों से जुड़ी एक और रिपोर्ट आई है। क्या लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है? क्योंकि आरबीआई का कहना है कि बचत के आंकड़े 50 साल के सबसे निचले स्तर यानी कि 5.1% पर आ गए हैं। और इसके उलट वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोगों की बचत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये अब घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स की ओर शिफ्ट हो गया है। घरेलू बचत को लेकर हम काफी सचेत रहते हैं, गाढ़े वक्त में ये काम जो आती है, लेकिन हाल फिलहाल में बचत को लेकर लोगों की सोच में काफी ये हम नहीं कह रहे, बल्कि घरेलू बचत को लेकर आरबीआई के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। उसके मुताबिक पिछले 50 साल में घरेलू बचत के आंकड़े अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, यानी देश की जीडीपी में घरेलू बचत की हिस्सेदारी कारोबारी साल 2022-23 में घटकर 5.1% रह गई है, जो साल 2021-22 में 7.2% के लेवल पर थी। तो क्या इन आंकड़ों का ये मतलब है कि लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है और कर्ज लेने के मामले बढ़े हैं? दरअसल यहाँ आरबीआई की सोच वित्त मंत्रालय की सोच से थोड़ी हटकर है। सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में कमी नहीं आई है, बल्कि लोगों में बचत करने का ट्रेंड और नजरिया बदला है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश में लगा रहे हैं। लोगों का अब घर और गाड़ी खरीदने पर जोर बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 में होम लोन के आंकड़ों में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं ऑटो लोन की बात करें तो 2022 में ऑटो लोन के आंकड़ों में भी 20% की बढ़त के साथ डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी लोगों की जीवन शैली और निवेश की सोच दोनों में बदलाव आया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल बचत के इसी पैसे का इस्तेमाल लोन लेकर वाहन और घर खरीदने में हो रहा है। घर गाड़ी के अलावा अब लोग बचत के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट जैसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी निवेश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि अक्टूबर 2021 में डीमैट खातों की संख्या जहां 7.5 करोड़ के करीब थी, वहीं अक्टूबर 2022 में ये बढ़कर 10.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। इस साल सितंबर तक ये आंकड़ा 12 करोड़ 66 लाख पर पहुंच गया। यानी लोगों में स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर रुझान भी तेजी से बढ़ा है। फिलहाल तो कंज्यूमर को बचत को लेकर आए इन आंकड़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पैसों की बचत और निवेश के बीच संतुलन कैसा हो इस बात पर जोर होना चाहिए। यानी कंज्यूमर को सही निवेश पर फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो घरेलू बचत के तौर पर हो या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पर। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ निवेश की ग्रोथ भी लगातार होती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि लोन ऐप को लेकर गूगल और एप्पल को 2 बार एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट पर बैन को लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि कम करने के लिए कहा है। आज आपकी मुलाकात भी है शायद इंडस्ट्री के साथ, वो इंपोर्ट बैन और जब अपना पोर्टल को लेकर, उसमें अभी तक की क्या प्रक्रिया, किस तरह का प्रस्ताव या किस तरह के डिटेल हम इंडस्ट्री को शेयर कर रहे हैं? देखिए, एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था पहले कि एक लाइसेंसिंग खड़ा कर रहे हैं हमने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कोई लाइसेंसिंग का प्रक्रिया नहीं करेंगे हम, लेकिन हम ज़रूर ये हमारा मानना है और कहना भी है कि ये जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, आज के दिन 70-80% हमारे इक्विपमेंट, डेटा सेंटर्स के सर्वर्स, लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट होते हैं, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रस्टेड सोर्स से हमारे डिजिटल इकोसिस्टम में इक्विपमेंट लाना चाहते हैं कि यहाँ पे सिक्योर सिस्टम्स हों, ट्रस्टेड सिस्टम्स हों। तो इसके कारण हमने एक IT PLI भी हम लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि लोग, कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करें, हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर करें, ताकि वो सिस्टम जो हमारे नेटवर्क में, हमारे इंटरनेट में यूज़ होता है, डिप्लॉय होता है, वो ट्रस्टेड हो। लोन ऐप्स के लिए सर एक वाइट लिस्ट आपके पास मिलनी थी, वो अभी कहाँ तक पहुँची? नहीं, देखिए, लोन ऐप्स में ज़रूर एक प्रॉब्लम है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर में काफ़ी सारे लोन ऐप्स आ जाते हैं जो प्रेडेटरी लेंडिंग और काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने 2 बार उनको एडवाइजरी भेजे हैं दोनों को। अब भी वो प्रॉब्लम जारी है, तो हम RBI के साथ मिलकर एक वाइट लिस्टिंग का अप्रोच करेंगे, जहाँ पर परमिटेड लोन ऐप्स का एक तरह से लिस्टिंग होगा, वही ऐप स्टोर में इंक्लूड होंगे। आज सुबह भारतीय बॉन्ड, करेंसी और इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत ही बम्पर पॉजिटिव खबर आई। JP मॉर्गन ने भारत को अपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान किया। क्या है ये पूरी खबर और इसका असर क्या होगा, ये सब विस्तार से समझिए वरुण से। देखिए, शुक्रवार का दिन भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनको JP मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। 28 जून 2024 ये वो तारीख है जब इन बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा और इनका वेटेज जो है वो करीब 10% के आसपास होगा। हर महीने अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास का वेटेज बढ़ेगा और 10 महीने में ये वेटेज जो है 8.5 से 10% के आसपास का होगा। दिसंबर 2026 के बाद के जो मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं उनको शामिल किया गया है और ये जो सिलेक्शन किया गया है उसमें करीब 23 बॉन्ड्स हैं जिनकी वैल्यू $330 बिलियन के आसपास की है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भारत का जो बॉन्ड मार्केट है 1 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर का बॉन्ड मार्केट है। इतना अच्छा बॉन्ड मार्केट भारत का है। वेटेज 10 महीनों में 8.5 से 10% के आसपास का होगा। इनफैक्ट केवल जो इमर्जिंग मार्केट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकी भी इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो इनमें इसको शामिल किया जाएगा। इनफैक्ट JP मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के चलते बाकी दरवाजे भी खुल जाते हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि FTSE का जो रसल है उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी सारे इंडाइसेस जो है उनमें भारतीय बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा, जहाँ पे वेटेज जो है करीब 10 से 20% के आसपास का रह सकता है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स पे भी पड़ेगा। यहाँ पे जो JP मॉर्गन के ओवरऑल इंडेक्स की बॉन्ड यील्ड है उसमें करीब 8 से 33 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसके चलते भारत में काफ़ी इन्फ्लोज भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि 2000 से $2200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो भारत में आ सकते हैं इन 10 महीनों में। सिर्फ यही नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट पे भी पड़ता है। इकोनॉमी पे ऐसे पड़ता है कि आपके पास डॉलर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है आपका रुपया जो है वो वैसे भी मजबूत होता है कहीं ना कहीं इस पूरे बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन से। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें कि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स पे भी इसका बड़ा असर होगा और इसके चलते अगर सब कुछ ठीक रहा और बॉन्ड मार्केट का इंक्लूजन हो जाता है तो सेंसेक्स जो है 80,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी छू सकता है, ये इनका कहना था। साथ ही साथ सरकारी बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 3% के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट इसका जो है आपको इकोनॉमी और पूरे के पूरे मार्केट पे देखने मिलता है। लेकिन एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला जो कि लंबे समय से टल रहा था वो फाइनली लिया गया और भारत के बॉन्ड्स को, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनको यहाँ पे JP मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें फाइनली शामिल कर लिया गया है।
उतार चढ़ाव के बीच बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक फिसलकर 66,009 के लेवल पर क्लोज हुआ और निफ्टी में 68 अंकों की गिरावट रही, जबकि बैंक निफ्टी 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 44,612 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक और ऑटो शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला तो फार्मा और एनर्जी से दबाव बना। दिन भर का हाल बताएंगे कुशल। तो बाजारों में हमें इस पूरे हफ्ते खासा दबाव देखने को मिला। ग्लोबल बाजारों की सुस्ती के बाद हमारे बाजारों पर भी दबाव आया, जिसमें निफ्टी करीबन 2.5% लुढ़का और बैंक निफ्टी लगभग 3.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। हालांकि शुक्रवार के दिन यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से जो खबर आती हुई दिखी कि जो इनका गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है उसमें भारत शामिल हो जाएगा जून 2024 से, वो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर थी तमाम जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके हिसाब से, और अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को भी मिला था। जहाँ तक निफ्टी में गिनने वाले शेयरों का सवाल है उसमें एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर 6 से 8% तक का दबाव देखने को मिल रहा था। पर गेनर्स के लिहाज से जो सरकारी कंपनियां हैं पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। लूजर्स रियल्टी स्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर 7% तक की गिरावट थी। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी मुनाफा वसूली का शिकार हुआ और बैंकिंग स्पेस से जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है खासा, वहाँ पर आपको दबाव पूरे हफ्ते में आता हुआ दिखा। एचडीएफसी बैंक ऑफकोर्स लीड करता हुआ नजर आ रहा था। मेटल स्पेस पर भी दबाव था क्योंकि ग्लोबल बाजारों में गिरावट थी और फार्मा स्पेस पर भी कुछ एक चुनिंदा जो काउंटर्स हैं वहां पर दबाव देखने को मिला, जिसमें जाइडस लाइफ साइंस अगर आप देखें तो यहां पर करीबन 8% तक का फॉल आता हुआ नजर आ रहा था। यही नहीं, अगर आप गेनर्स के लिहाज से बात करेंगे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जो गेनर्स थे, इंडियन ओवरसीज बैंक, उसको लीड किया और डबल डिजिट रिटर्न्स पूरे हफ्ते में इस काउंटर ने दिखाए। तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स फोकस में थे और अब यही देखना है कि अगले हफ्ते जब हम कारोबारी हफ्ते की शुरुआत करते हैं तो वहां पर किस तरह का ट्रेंड बनता है नेक्स्ट वीक के लिहाज से। मारुति का शेयर शानदार तेजी के साथ 10,000 के ऊपर बना हुआ है और ब्रोकरेजेस भी इस पर खासे बुलिश नजर आ रहे हैं। क्या है इस भरोसे की वजह और अब किन टारगेट्स पर रखनी चाहिए नजर? कुशल हमारे साथ इसके लिए भी। तो बाजार का दिग्गज काउंटर यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में लीड करते हुए नजर आता है मारुति सुजुकी, ये आज 10,500 के पार भी जाता हुआ नजर आया। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सितंबर महीने में ही अब तक 5 ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने इसके जो टारगेट्स हैं मारुति के उसको रिवाइज करते हुए दिखे हैं अपसाइड पोटेंशियल पर। तो इस वजह से आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रनअप आपको देखने को मिला है। सिटी सबसे पहले 13,200 के टारगेट के मुकाबले 13,600 के टारगेट्स अब दे रहे हैं। साथ ही जेफरीज में भी अब 12,000 के टारगेट्स देने शुरू कर दिए हैं। तेजी के तर्क यह साफ हाईलाइट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है मार्केट शेयर्स में लगातार बढ़ोतरी है। FY24 के लिहाज से आप देखिए तो अप्रैल महीने में लगभग 38.9% का इनका मार्केट शेयर था, जो कि अगस्त महीने में बढ़कर 42.4% हो चुका है। बेहतर एसयूवी मिक्स ऑफ कोर्स जिस तरह से इन्होंने लॉन्चेस किए हैं, चाहे आप विटारा की बात करें, ब्रेजा, इनफैक्ट यहाँ पर फ्रॉन्ग्स और जिमनी और इन्विक्टो जैसी जो गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से जो एसयूवी मिक्स है वो साफ तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आया। और आगे का जो त्योहारी सीज़न है वो भी काफ़ी बुलिश लग रहा है जितने भी एनालिस्ट हैं उनको। और एजीएम में जो चेयरमैन का बड़ा बयान था जिसके अंतर्गत आगे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की गई है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करती हुई दिखेगी, वो आगे के लिए इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है रेवेन्यू के लिहाज से, मार्केट शेयर के लिहाज से, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो आउटलुक है वो काफ़ी शानदार है और मौजूदा जो स्थिति बन रही है एसयूवी में इनका मार्केट शेयर को लेकर वो भी काफ़ी बेहतर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से आज आप देखिए तो मारुति सुजुकी में जिस तरह का एक्शन बनता हुआ नज़र आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। फ्रीक ट्रेड जैसी स्थिति को रोकने के लिए बीएसई ने बड़ा कदम उठाया है। क्या है ये पूरी खबर, जानिए आशीष से। देखिए, बड़े फ्री ट्रेड जैसी जो सिचुएशन है इसे रोकने के लिए बीएसई ने भी अब जो एसएलएम ऑर्डर है इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला ले लिया। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद से एसएलएम का जो ऑर्डर है, फीचर है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 2021 में सितंबर के दौरान ही एनएसई ने भी ये फैसला लिया था और एसएलएम ऑर्डर जो है इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया था। दरअसल अगर आप देखें तो जो
इलिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं, खासतौर पर अगर आप देखें ऑप्शन जहाँ पर लिक्विडिटी इतनी नहीं है, ऐसे में SLM यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर से बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और फ्री ट्रेड्स हो जाते हैं और इसी को रोकने के लिए ये फैसला जो है दोनों एक्सचेंजेस ने लिया है। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट में स्टॉप लॉस जो लिमिट ऑर्डर है वो तो बाकायदा रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट का एक फीचर आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ट्रिगर प्राइस आता है ये अब मार्केट ऑर्डर में तब्दील हो जाता है और इसी के चलते हम देखते हैं कि बड़े स्विंग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और थोड़े दिन पहले हमने देखा भी था कि एक्सपायरी के दौरान सेंसेक्स में 67,000 की जो कॉल ऑप्शन थी, यहाँ पर एक बड़ा फ्री ट्रेड हुआ था एक ट्रेडर के माध्यम से SLM ऑर्डर का इस्तेमाल करने के कारण बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसी का फैसला लेते हुए आप देखिए जो SLM ऑर्डर है वो 9 अक्टूबर से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कई साल बाद सितंबर में IPO की बहार आई है। कितने IPO इस महीने आए हैं और क्या है रिकॉर्ड, इस पर और अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं अरमान। देखिए IPO मार्केट की अगर आप बात करें तो ये सितंबर 2023 का जो महीना गया है, 13 साल के बाद सिर्फ सितंबर महीने के हर साल को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है IPO आते हुए दिखे हैं। इस साल की अगर आप बात करें तो 12 IPO आते हुए दिखे हैं, जो कि अगर आप पिछली बार 2010 की बात करें वहाँ पर 16 IPO आए थे, उसके बाद से इस बार सबसे ज़्यादा जो है आपको IPO आते हुए दिखे हैं। अब नंबर ऑफ IPO के हिसाब से तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है सितंबर महीने की अगर सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं तो IPO आए हैं। अगर आप अमाउंट के वाइज की बात करें, इशू साइज़ के सब स्पेसिफिकली बात करें तो इन 13 सालों में सेकंड हाईएस्ट जो है अमाउंट के हिसाब से इतने नंबर ऑफ IPOs आ चुके हैं। अगर आप इशू साइज़ के हिसाब से कंपेयर करें तो इस बार लगभग अभी तक 11,700 करोड़ के जो है IPO आते हुए चुके हैं। जो पहला सबसे ज़्यादा थे वो 2017 के थे इन 13 सालों में, जहां पर 16,680 करोड़ के आसपास के जो IPO थे। और कई साल ऐसे भी रहे जहां पर IPO कुछ भी नहीं आए, जिसमें आप 2012 देख लीजिए, 2013 देख लीजिए या 2015 की बात करें जिसमें सितंबर महीने में कोई भी IPO नहीं आया। तो कई सालों के बाद इस साल अगर सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो बढ़िया IPO आते हुए दिखे हैं, हाईएस्ट IPOs आते हुए दिखे हैं 13 साल के सिर्फ सितंबर महीने को कंपेयर किया जाए। और अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी सेकंड हाईएस्ट जो है इन 13 सालों में IPO आते हुए दिखे। वाराणसी में एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जिसके हर कोने में आपको भगवान शिव की झलक दिखेगी। 23 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। अर्धचंद्राकार स्टेडियम, ये है शिवनगरी काशी का नया क्रिकेट स्टेडियम, जो अद्भुत है, अलौकिक और दिव्य है। बम बम भोले के भाव के साथ विश्वनाथ के शहर में आकार ले रहा है। इस स्टेडियम का शिलान्यास 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। काशी के कण कण में शिव हैं, काशी के हर मन में शिव हैं। इसीलिए काशी में स्टेडियम भी ऐसा बन रहा है जो शिव को जिए, जो शिव के रूप में रम जाए। 30 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम को बनाने में 450 करोड़ रुपए और 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो काशी में जो थीम होती है भगवान शिव और माँ गंगा की घाट, इसके अलावा कोई हो नहीं सकती। तो भगवान शिव के ही जो रूप होते हैं और उनसे जुड़े हुए सिंबल्स हैं जो वो प्रयोग करते हैं, सारे आभूषण या अपने शरीर पे जो धारण करते हैं, उसी प्रकार की सिंबॉलिक यहाँ पे साइट्स रखी गई हैं। और जिसमें जो हमारी NH है, जो हमारी रिंग रोड है, वहाँ से ही दूर से प्रदर्शित हो जाएगी। इस प्रकार से अर्धचंद्राकार वहाँ की डोम का पूरा कवर रखा गया है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो पवेलियन और लाउंजेस की होती है वो बहुत बड़े डमरू की शेप की बनाई गई है, जो लगे कि भगवान शिव का डमरू यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से जो फसाड की डिजाइनिंग की गई है वो बिल्व पत्र के मेटेलिक फ्रेम्स के माध्यम से की गई है, जो लगे कि भगवान पे साक्षात जो बिल्व पत्र चढ़ते हैं वो बिल्व पत्र यहाँ पे शिव जी को चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में भारत के कई महान क्रिकेटर शामिल होंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप वांगसेकर, गुंडप्पा विश्वनाथ और मदन लाल समेत भारतीय टीम के कई पूर्व क्रिकेटर्स को न्योता दिया गया है। इस स्टेडियम को देखना न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी नया अनुभव होगा। शिव भक्तों को स्टेडियम में महादेव के होने का आभास होगा। तो जब मैदान में भारत के बल्लेबाज खेलने उतरेंगे तो यकीनन काशी का यह स्टेडियम भारत माता की जय के साथ साथ बम बम भोले की गूंज से गूंजने लगेगा।
वाराणसी से अनुज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही। #Zindia360 पर अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।